गुड इवनिंग। आज हम पेपर हल करने वाले हैं जो कि अभी 3 दिन पहले ही हुआ है उत्तराखंड पीएससी का। तो ये रिसेंट पेपर है, थोड़ा इससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि किस टाइप के पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं अभी पेपर्स में। और क्योंकि हमारे नोट्स पहले से ही बने हैं तो कितने नोट्स में से क्वेश्चन एग्जाम में आए, कितने नोट्स से बाहर आए, ये भी पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड यूके पीएससी कह सकते हैं अपन इसको, उत्तराखंड पीएससी। उसका जो पेपर है ये 2022 का, जो कि अभी 29 तारीख को ही हुआ है, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निषेध है? तो ऑप्शन में प्रतिसारण है, प्रतिमर्श नस्य है, गंडुस है और मात्रा बस्ती है। तो स्वस्थ व्रत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें उनमें कबल गंडूस नहीं होता है। 5 साल के बाद में कबल गंडूस कराना चाहिए। और मेरा फंडा रहता पढ़ाते समय कि जब स्कूल जाने लगे बच्चे तो उनको कबल गंडूस करा के भेजना चाहिए। तो पहले आंसर का जो उत्तर का आंसर जो है वो सी है। कबल गंडूस जो है वो 5 साल के बाद किए जाते हैं। ये किसने मना बताएं? ये सारंगधर पूर्व खंड में बहुत सारी चीज़ों के लिए मनाही बताई गई है। तो पूर्व खंड का 6वां चैप्टर है, उसमें ये 54 श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि 5 साल में कबलगंडुस मना होता है। और यहाँ पर अपन चूंकि दूसरी मिलती हुई चीजें पर ये देख लेते हैं। कबल और गंडुस जो है वो 5 वर्ष के बाद कराते हैं। और नस्य जो है वो सारंगधर में बताया गया कि 8 साल के बाद कराते हैं, इसी श्लोक में। क्योंकि एग्जाम में इससे मिलता जुलता आ जाता है। विरेचन जो है वो 16 वर्ष के बाद कराना करना चाहिए। और मैथुन के लिए आयु जो है वो 20 वर्ष होती है। ये निषेध बताए गए हैं। एग्जाम में इससे दूसरी चीजें भी आ सकती हैं। तो पुराने पेपर लगाने का औचित्य यही होना चाहिए कि हमें उससे मिलते जुलते दूसरे एस्पेक्ट भी तैयार कर लेने चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विष का विष ग्रहण द्वारा कौन सा धातु दोष सर्वप्रथम दूषित होता है? यानी हम कोई विष का इंटेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर में कौन सी धातु दूषित होती है? तो इसका आंसर जो है अष्टांग हृदय में दिया है, अपने नोट्स में भी है, पढ़ाता हूँ भी मैं हूँ कि रक्त सबसे पहले विष जो है हमारे रक्त धातु में पहुंचता है। चूंकि उत्तराखंड पीएससी हुई है, कई बालकों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, तो वो इसका रेफरेंस जरूर जानना चाहते होंगे। तो रेफरेंस में देता जाता हूँ। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अगर आप देखेंगे तो उसका जो 35 अध्याय है उसका 9वां श्लोक है ये। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले विष हमारे रक्त धातु को दूषित करता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, भागवत अनुसार स्वस्थ व्यक्ति के लिए ग्रीष्म ऋतु में स्नेह नस्य का प्रशासन करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? तो बात पित्त कफ के लिए टाइम निर्धारित है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग कफ का प्रकोप होता है, हम जानते हैं। नून में पित्त का प्रकोप होता है, इवनिंग में जो है वात का प्रकोप होता है। तो जो है स्नेह नस्य जो है वात दोष के लिए होता है, इसलिए जो है वो किस समय दिया जाएगा? शाम के समय दिया जाएगा। इसका भी रेफरेंस है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र 20/15, यहाँ पर आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। किस ऋतु में बस्ती हेतु धर्मार्गव का प्रयोग बताया गया, यानी धर्मार्गव को श्रेष्ठ बताया गया है? तो चरक चिकित्सा का जो फल मात्रा सिद्धि अध्याय है उसमें कौन से रोग में कौन सी बस्ती श्रेष्ठ होती है उसकी संभाषा हुई है। तो ये चरक शारीर का 11वां चैप्टर है, मतलब चरक सिद्धि का 11वां चैप्टर है। और इसके 12वें और 13वें श्लोक में बताया गया है कि किस रोग में कौन सी धा जो है कौन सा फल श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ धर्मार का वो आया है, लेकिन मैं चूंकि अपने बच्चों को याद कराता हूँ फंडों से, तो वही चीज़ यहाँ पर दोहरा देता हूँ कि जब हम इनके नाम लिखना हमें आते हैं कि 66 कौन से होते हैं। तो पहला मदन फल होता है, दूसरा जीमू तक होता है, ये हमें आता है। जीमू जीमू तक होता है जो है दूसरा। तीसरा है इक्ष्वाकु। फिर है आपका धर्मार्गव। फिर उसके बाद में आता है बत्सक।
फिर आता है कृतवेदन। ऐसे करके ये 6 होते हैं। कौन किसमें श्रेष्ठ है तो फॉर्मूले के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि ये सर्व रोग हर होता है मदन फल। जीमू तक जो है वो कुष्ठ में आता है। इक्ष्वाकु जो है वो प्रमेय में आता है। धर्मार्क और धर्म से संबंधित थोड़ा नाम भी पांडु पुत्र जो अपन जो है अर्जुन पढ़ते ही हैं तो ऐसा वत्सक वत्स बच्चे हृदय में रहते हैं। करत वेदन जो है वो उदर रोग में आता है। ये इनके श्रेष्ठता का क्रम है, ये मैं बार बार बताता भी हूँ। और इसको लॉजिकली याद करने का तरीका भी है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आप एक फॉर्मूला बनाएंगे सनम यानी सर्वरोग। सनम को प्रेम पत्र है उसका, कुछ बताना होता है तो अपन कोड वर्ड में लिखते हैं। तो सनम को प्रेम पत्र है उसका, यानी कि मदन फल सर्वरोग हर होता है। जीमू तक जो है को यानी कुष्ठ में काम में आता है। इक्ष्वाकु प्रमेय में काम में आता है। धर्मार्क का पांडु में काम में आता है। वत्सक हृदय रोग का है और कृतवेदन जो है उदर रोग का है। ये इसका एक लॉजिकली है जो मैं कोचिंग में बताता भी हूँ। और इससे ये आप एग्जाम हॉल में कभी भी गलती नहीं कर सकते हो कि धर्मार्क और काय में श्रेष्ठ है तो पांडु में श्रेष्ठ है। इसका आंसर पांडु है। फिर आते हैं 5वें क्वेश्चन में। अष्टांग हृदय के अनुसार गंडूस के कितने प्रकार होते हैं तो अष्टांग हृदय ने गंडूस के प्रकार जो है वो 4 बताए हुए हैं। 4 प्रकार के गंडूस होते हैं। और जो है अब स्वस्वरत में भी पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय में भी कुछ चीज को पढ़ते हैं। अष्टांग हृदय सूत स्थान का 22वां चैप्टर है गंडूस से संबंधित, उसमें बताया गया है कि 4 प्रकार होते हैं। फिर पढ़ते हैं शुद्ध शिलाजीत को त्रिफला क्वाथ या अनुपान के साथ किस व्याधि में प्रयोग करना चाहिए। तो शुद्ध शिलाजतु को त्रिफला क्वाथ के साथ में किस व्याधि में प्रयोग किया जाता है तो उसका आंसर है त्रिदोषज शोथ में जो है हम शिलाजतु को क्या के साथ देते हैं। तो क्योंकि शिलाजतु डायूरेटिक होता है, डायूरेटिक होने के कारण वो सूजन को भी कम करता है। 12 में अध्याय जो शोध का है उसमें 49वें श्लोक में आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ और बोलता हूँ कि आप याद रखें कि स्थूल में जो है अग्निशिला, अग्निशिला यानी अग्नि मंत्र के साथ जो है शिला जतु दिया जाता है। ये अपना ये फंडा है याद रखने का। और आपका गुल्म जो है, जो सोत है, त्रिदोषज सोत है, उसमें त्रिफला के साथ देते हैं। त्रिफला सोत है। और कुंभ कामला जो आता है उसमें भी शिला जतु यूज होता है। कुंभ कामला में शिला जतु जो है वो गौमूत्र के साथ यूज होता है। तो ये आपको कंपैरेटिव चीजें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और नोट्स में बिल्कुल चूंकि आते हैं इसलिए मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके इसको बताया भी है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन है जीर्णे जीर्यते चर्धमान भुक्तम सुखपति, है ना। ये क्वेश्चन सालों से आते आ रहे हैं, मतलब ग्रहणी का ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। बातज ग्रहणी इतनी बार रिपीट हुआ है कि सभी को मालूम है। आप इसका रेफरेंस चाहते हैं तो चरक चिकित्सा अध्याय 15/63 में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आते हैं मूड गर्भ में गर्भांग छेदन के लिए किन शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम सुश्रुत पढ़ते हैं तो सुश्रुत में केवल 2 हैं, है ना, मंडलाक और अंगुली करके बताया है। और जब हम योग रत्नाकर पढ़ते हैं तो उसमें शंकु यंत्र भी आ जाता है। तो ये योग रत्नाकर के हिसाब से आपको पूछा गया है। और मंडलाक अंगुली और शंकु यंत्र इसका सही आंसर यानी बी आंसर सही है। तो याद रखने के लिए मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ शाम, शाम को जो है मूड गर्भ को छेदन करेंगे तो शाम यानी शंकु अंगुली और मंडलाक, ये 3 शस्त्र जो है यूज होते हैं। सुश्रुत ने केवल 2 बताए हैं, मंडलाक अंगुली, और योग रत्नाकर ने शंकु यंत्र बताए हैं। तो ये तो क्वेश्चन नोट्स में है और कई बार हम इसकी चर्चा भी करते हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं मंडुक पर्णी किस रूप में मेद रसायन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो मंडुक पर्णी का स्वरस यूज होता है। शंख पुष्पी का कल्क यूज किया जाता है ना। गुड़ची का इनका चूर्ण रहता है। तो मंडुक पर्णी का क्या होता है, स्वरस होता है। आप चाहें तो ये रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं से जो मेद रसायन होते हैं उसमें चरक में ये उल्लेखित है। चरक का जो चिकित्सा का पहला अध्याय है उसी में जो तीसरा पाद है उस तीसरे पाद में आप श्लोक नंबर 30 में इसको देख सकते हो। मंडुपर्णी का स्वरस यूज होता है और कल्क जो है वो शंखपुष्पी का यूज होता है।
ये भी थोड़ा सा पूछा जाता है, इसलिए गौर कर लेते हैं अभी से। फिर बढ़ते हैं चरक के अनुसार ग्रीवा में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। अब कई बच्चे जो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अरे हम तो केवल ये पढ़ के आए थे कि चरक में कितनी अस्थियां होती हैं, 360 बताइए, चरक ने, सुश्रुत ने 300 बताइए, ये तो अलग अलग पूछने लग जाएं। पर मेरा एक पढ़ाते समय हमेशा फंडा रहता है कि जो क्वेश्चन एक बार पूछ लेते हैं वो अजर अमर होता है। तो एक क्वेश्चन जो है वो अगर आप पुराने पेपर लगाएंगे तो आपको अभी भी मिल जाएगा, पुराने पेपर हम लोग देते हैं वेबसाइट पे। तो BHU 2014 का आप पेपर लगाओगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नोट्स में इसको स्पेशल BHU 2014 में पूछा गया, लिखा हुआ है नोट्स में। तो इसका आंसर 15 है, 15 होता है। और आप ये क्वेश्चन से घबराएं नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि एग्जामिनर इसीलिए पूछा है क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है, ज़्यादा मेहनत नहीं करते एग्जामिनर्स। तो क्योंकि ये पूछा जा चुका है इसलिए रिपीटेशन क्वेश्चन है। चरक शरीर 7 में आपका दूसरा जो श्लोक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर बढ़ते हैं, हारी संहिता के अनुसार गर्भ धारण के पश्चात कितने माह में स्त्री दो हृदय युक्त हो जाती है। तो इसका श्लोक दूसरे से चालू होता है, लेकिन तीसरा महीने में बोला गया है कि कंप्लीट हो जाता है, युक्त हो जाती है। तो तीसरा महीना इसका आंसर है। आप चाहें तो हारी संहिता में देख सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी में नोट्स में बताया गया है। तीसरा अध्याय जो है उसका तीसरे खंड का जो है उसमें 49/4 ये श्लोक है, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं अल्ट्रासाउंडोग्राफी में नॉन स्ट्राम अपीयरेंस कैसे किसमें देखने को मिलता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एवर्सनल प्लेसेंटा है, हाइड्रेटेड मोल। तो यूएस अल्ट्रासाउंडोग्राफी का यूज जो है हाइड्रेटेड मोल को पता करने के लिए होता है। इसका आंसर सी है, ये भी पढ़ते हैं बार बार। फिर आते हैं भागवत अनुसार निम्न में से कौन सा रस धातु का लक्षण नहीं है। तो रस धातु का लक्षण होगा तो शरीर में रस का क्षय होगा तो वात की वृद्धि होगी, इसलिए त्वचा में रुक्षता आती है। रस के क्षय में शब्द असहिष्णुता, जैसे हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं उनको ऊंची आवाज में बर्दाश्त नहीं होता है। तो त्वक रुक्षता भी सही है, शब्द असहिष्णुता भी उसमें देखने को मिलता है, कृशांगता नहीं देखने को मिलता है, इसका आंसर बी है। और ये कृषांगता जो है आप पढ़ोगे तो रस मिल एकदम टिपिकल पूछा है, रस जो प्रदोषज विकार है उसमें आता है। कृषांगता रस प्रदोषज विकारों में आता है, ठीक है। और आप इसका रेफरेंस अगर चाहते हैं, कई बच्चों को बहुत जरूरी है रेफरेंस, क्योंकि उनने तो एग्जाम दिए और उनका भविष्य पे टिका हुआ है। तो जब तक बुक का रेफरेंस नहीं देख लेता व्यक्ति तब तक उसको चैन नहीं मिलता। तो 11/16 में आपको ये मिल जाएगा। फिर आते हैं त्रिवर्ग त्रय किसका वर्णन किससे संबंधित है। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, इसको नोट्स में नहीं है, मैं स्वीकार करूंगा। तो दंत धावन के बारे में ये कहा गया है अष्टांग में, जैसे सुश्रुत ने भी दंत धावन चूर्ण बताया, वैसे अष्टांग संग्रह का है ये। अष्टांग संग्रह, संग्रह सूत्र अध्याय 3/16, ठीक है, ये इसका रेफरेंस है। और यहाँ पर त्रिवर्ग जो है उसका मतलब होता है तीन चीजें, तीन चीजों का वर्ग, जिनमें तीन तीन चीजें हों। तो कौन है वो। हमें अपने दंत धावन चूर्ण में क्या मिलाना चाहिए, तो वो कह रहे हैं त्रिफला मिलाना चाहिए, तिरकट्टू मिलाना चाहिए और त्रिजात मिलाना चाहिए। तो ये शब्द जो है इनके लिए आया है, त्रिवर्ग त्रय दंत धावन के लिए। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको समझ में आता है कि धूमपान में तो त्रिखंड होता है, त्रिवर्ग होता है, तो धूमपान हो नहीं सकता है। नस्य में त्रिवर्ग का कोई लेना देना नहीं है, अंजन में नहीं है। तो आंसर अगर आप बाकी ऑप्शंस अपने आप कट हो जाते हैं तो आंसर एक ही बनना है, दंत धावन। फिर आते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि चंद्रिकाकार किसे कहते हैं। तो चरक चंद्रिका लिखी हुई है गयादास ने, और इसलिए उनको चंद्रिकाकार कहते हैं। ज्ञादासन आंसर है इसका, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नोट्स में लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन गलत होते ही नहीं है बिल्कुल भी। चक्रपाणी जो है उनको भानुमति, है ना, भानुमति लिखी हुई है उन्होंने, लेकिन चंद्रिकाकार जो है वो गैदास है। फिर आते हैं हमेशा जो भी जब भी एग्जाम्स होती हैं उसमें जोड़े बनाने वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं।
तो जोड़े बनाने वाला यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं कौन से महीने में क्या होता है। फंडे को कभी नहीं भूलना है, ऐसी चीजें जो मासा मासक चर्या होती है वो हमेशा फंडे से ही याद रखी जाती है। फिर हमारा फंडा है कि मांस और सोनित में विशेष वृद्धि। तो सोनित यानी रक्त ही एकमात्र धातु है जो कि पंच महाभौतिक होती है। ये हमारा फंडा है याद करने का। रक्त ही एकमात्र धातु है कि वो पंच महाभौतिक होती है। तो जो है सोनित वाला वृद्धि वाला जो है आंसर हमेशा पंचम होना चाहिए। फिर बल वर्ण एवं ओज में वृद्धि, ये काश्यप के हिसाब से पूछा जा रहा है। बल जो है हमेशा मैं पढ़ाते हुए समझता पढ़ाता हूँ कि षड रस अभ्यास बल गणनाम। तो षड रस अभ्यास बल गणनाम, 6 रसों के सेवन करने से बल होता है। ये याद रखने का फंडा है कि बल वाला जो है वो हमेशा छठे महीने का होता है। और तो देखते हैं कौन सा सही है इसमें। तो पहले का जो है पहले का कौन सा सही होना चाहिए, गर्भाशय में स्थिर हो जाता है वो चौथे महीने का होना चाहिए क्योंकि प्लेसेंटा बन जाता है। ये चौथे महीने का होना चाहिए। तीसरे महीने में अंग एक साथ आ जाते हैं तो ये तीसरे महीने का होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले का होना चाहिए चौथा, और मांस और रक्त में वृद्धि जिसमें होगी, और सी का दूसरा होगा सोनित की वृद्धि होगी, और डी का जो है तीसरा होगा बल वर्ण और ओज की वृद्धि होगी। तो अगर इन फंडों को ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है ये इस टाइप के क्वेश्चंस। 17वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो भारत के नियमन संस्कार में कौन से दोष निवारण के लिए किया जाता है। तो ये तो अब मैं हमेशा जो फंडे बताता हूँ उससे तो उसी समय सही हो जाता है कि मन क्या होता है, चंचल। चंचल चपल होता है, तो चपल दोष के लिए होता है नियमन। अगर आप फंडे से चलते हो तो एग्जाम में 100% कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। फिर पारद के गिरी दोष से क्या उत्पन्न होता है। तो दाह तो गिरी दोष से होता है, मोह जो है उसके विष से होने से होता है ना। और स्पोर्ट जो है, सूल स्पोर्ट जो है, मतलब स्पोर्ट जो है जो बनते हैं वो हमेशा गिरी दोष के कारण होते हैं। तो इसका आंसर गिरी है। सीतोफला पर्यायवाची है, तो सीतोफला किसका पर्यायवाची है, शर्करा का पर्यायवाची है। ये तो सीतोफला में जो फलादी चूर्ण होता है उसमें सीतोफला का मतलब शर्करा होता है, मिश्री भी कहते हैं उसको। सिंपल क्वेश्चन है। फिर आते हैं जोड़े बनाने के रूप में। तो काशिफ संहिता के आधार पर इनको सम्मिलित करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं कौन सा किस से मैच कर रहा है। तो संतत ज्वर है जो सतत रूप से हमारे शरीर में अग्नि रहती जो कि अमाशय में होती है, तो सतत जो है वो अमाशय से रिलेट करता है। फिर आते हैं अन्य दुष्क जो है, अन्य दुष्क जो है उसके बाद में ऊपर आएंगे हम तो पूरा हो जाएगा। और तृतीयक ज्वर जो है वो जाता है कहाँ पर, कंठ में। और चतुर्थक ज्वर जो है पहुंच जाता है हमारे सिर में। ठीक है। संतत सतत, सतत जो है वो आमाशय से ऊपर हृदय में, हृदय हृदय मतलब ना ऊपर आता है। उरा, उरा के बाद में फिर कंठ, फिर सिर। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जो है बढ़ते जाते हैं इनके स्थान। तो सतत का आमाशय से है, अन्य दुष्क जो होता है उसका उरा से है, तृतीयक जो है उसका कंठ से है, और चतुर्थक जो होता है वो ऊपर की तरफ सिर तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से अगर इन सभी को मैच करें तो फोर्थ आंसर सही है। कहाँ का क्वेश्चन है, तो चरक संहिता जो हम पढ़ते हैं चरक चिकित्सा में, तीसरा जो चैप्टर उसमें डल हल की टीका में है, उसमें भी ये मिल जाता है और काश्यप में भी ये बताया गया है। डल हल की टीका में भी है और काश्यप में भी ये बताया गया है, काश्यप संहिता के हिसाब से है यहाँ पर। फिर आते हैं नमक गुगलू किस रोग का है। तो नमक गुगलू जो है वो मेद रोग का है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा रत्नावली ने बताया है ये। ऐसा रत्नावली में आप जाएंगे चिकित्सा में, 39 चैप्टर का है। ये भी नया क्वेश्चन नहीं है। फिर आते हैं इनमें से पश्चिमोत्तासन से संबंधित कौन सा सही कथन है। तो पश्चिम उत्तासन जब हम लगाते हैं तो उससे पेट की चर्बी घटाने में हमें फायदा होता है।
गर्भावस्था के तीसरी माह में लाभप्रद है, इसका ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आगे तरफ सर जोर लगाना है, जाना है, पैर को पकड़ना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उधर शल्यक्रिया के बाद लाभप्रद है, उसमें तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस भी कोई स्पेसिफिक नहीं बनाए गए हैं, दूसरा आंसर सही है। स्वस्वरत का क्वेश्चन है, आसन का एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। फिर 23वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सुरन गोप प्रतिमम किसका लक्षण है? तो जो रक्त है उसका लक्षण तो तपनी इंद्रम गोपभम पद्मालक सन्निभम होता है। पर जब हम जो है शिराविद्ध पढ़ते हैं, शिराविद्ध सुश्रुत में शिराविद्ध के लक्षण पढ़ते हैं, तो शिराविद्ध जब होती है, यानी शिराओं के विद्ध होने पर जब अ, विद्ध शिरा जो विद्ध होती है, तो विद्ध होने पर जो लक्षण आते हैं उसमें ही आता है सुरोम सुरेंद्र गोम प्रतिबम रक्तम, है ना, यानी कि जो शिराओं से रक्त कैसा निकलता है, सुरेंद्र गोप प्रतिबम के समान निकलता है, तो इसका आंसर रक्त है। और रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं सुश्रुत सूत्र अध्याय 25 का 36वां श्लोक है, वहां पर ये लाइन आपको मिल जाएगी। शुद्ध पित्त हो नहीं सकता है, शुद्ध पित्त में ऐसी लाइनें नहीं आती। नील पित्त होता है शुद्ध पित्त तो। रक्त दुष्ट पित्र जो है वो तो लोहित गंध वर्ण चेंज होते हैं, तो वो भी आंसर इसमें हो नहीं सकता था। पित्तज प्रमेय के मूत्र वो तो नील में काल में होते हैं, तो वहां पर भी ऑप्शन बनते नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार भी इसका एक ही आंसर है, होना है रक्त। फिर आते हैं चरक संहिता का चरक उपस्कार टीकर निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो मैं हमेशा पढ़ाते समय समझाता हूँ, चरक उपस्कार का मतलब होता है चरक धन उपस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर चरक में उपस्कार का क्या किया गया है? योग किया गया है, तो योगीनाथ सेन का है। फंडे से कभी भी चीजें गलत नहीं होती हैं। शिवदास सेन ने चरक तत्व प्रदीपिका लिखी है, गंगाधर राय ने जल कल्प तरु लिखी है, चक्रपाणी जो है उनमें आयुर्वेद दीपिका है, तो दूसरों की टीकाएं भी हमें मालूम है। फिर आते हैं शस्त्र व्यापक में किसको सम्मिलित किया गया है? तो व्यापक जो है वो सुश्रुत संहिता में बताए गए हैं कि शस्त्र व्यापक जो है उनकी संख्या 4 होती है, जिसमें हीन आता है, तिर्यक छेदन आता है, अतिघात स्वाघात छेदन आता है। तो अगर सुश्रुत संहिता 25वां चैप्टर है, 40वां 30वां श्लोक है, वहां देख सकते हो हीन एवं तिर्यक छेदन। शस्त्र व्यापक 4 होते हैं, उनमें आते हैं, अनुलोम प्रतिलोम नहीं आते, ना कि गात्र छेद। अनुलोम गात्र छेद तो आता है, लेकिन अनुलोम नहीं आता है। इस प्रकार से हीन और तिर्यक छेद बिल्कुल सही है। क्या हिंगू द्रव्य का संग्रह कौन सी ऋतु में करना चाहिए? अब इस टाइप का तो संहिताओं का क्वेश्चन नहीं है, द्रवगुण का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं? अब हिंगू का संग्रह, हींग हम संग्रह करने वाले, हींग क्या होता है? निर्यास होता है, चीरा लगाने पे हमको मिलेगी। और तो बारिश तो में तो पॉसिबल ही नहीं है, बारिश में किसी का निर्यास निकलता नहीं है, गर्मी में पॉसिबल नहीं है, संताप से पिघलने वाली चीजें बसंत में होती है, तो इसका आंसर जो है बसंत ऋतु है। हींग का संग्रह जो है बसंत ऋतु में करने का निर्देश बताया गया। हींग वैसे भी निर्यात सार बसंत में लेते हैं। फिर आते हैं सुगंधी त्रिफला में लवंग के साथ निम्नलिखित में से कौन से फल होते हैं? तो सुगंधी त्रिफला जो है वो राजनिघंटु का बताया हुआ है, और सुगंधी त्रिफला को मैं याद कराता हूँ क्लास में। लव पूजा, पूजा से प्यार करोगे तो आपको सुगंध मिलेगी, तो लव पूजा यानी इसमें लवंग होता है, पूजा जाति फल होता है, तो जाति फल एक ही है यहाँ पर। जाति एला जो है वो आपका पूग फल जो होता है उसका नाम करके लिखा है यहाँ पर, तो आंसर जो है इसका सी है। केराव चरक के मत से कौन सा दूध निद्रा स्वप्न जनानार्थ होता है? तो मैसी दुग्ध स्वप्न जनानाम, ये अपन श्रेष्ठ भावों में चरक में पढ़ते हैं। मैसी यानी कि भैंस का दूध जो है वो स्वप्न जनानाम होता है, तो बफेलो मिल्क इसका सही आंसर है। और ये सारी चीजें श्रेष्ठ भावों में बताई गई, तो चरक सूत अध्याय जो 25वां है उसके 40वां श्लोक में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। मैसी दुग्ध स्वप्न जनानाम, भैंस का दूध जो है अभिसंधि होता है, अभिसंधि होने से उससे नींद ज्यादा आती है ना। फिर आओ सुश्रुत के कुमार कल्याण गण में निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य समावेश है? तो जो कुमार कल्याण जो है स्नेह भी होता है, उसमें बचा ब्राह्मी ये तो होती हैं,
शतावरी। अब अगर इसको देखें क्वेश्चंस को, तो चूंकि ऐसा बोलते हैं कि गुड़ची जो है, गिलोय है, वो छोटे बच्चों में 5 साल से ऊपर बच्चों को यूज करना चाहिए। तो लॉजिकली भी आप अगर नहीं पढ़ा है तो पहुंच सकते हो कि छोटे बच्चों में गिलोय यूज नहीं की जाती है, तो इसमें गुड़ची नहीं होना चाहिए, और यही आंसर सही है, गिलोय इसमें नहीं होती है। फिर और चरक ने वर्णित स्वप्न प्रकार में किसका वर्णन नहीं है, तो चरक में स्वप्न के 7 प्रकार बताए गए, उनमें दृष्टम, श्रुतम, अनुभूतम, भाविक, दोषज, ये सब आते हैं। कर्मज कुछ नहीं होता है, तो कर्मज जो है उसका वो है, वो चरक के स्वप्न में नहीं आते। चरक में स्वप्न के बीच चरक इंद्रिय स्थान अध्याय 5 में बताए गए हैं, और 43वां उसका श्लोक है। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। अच्युत का उदीरण किस अवस्था पाक में होता है, तो शरीर क्रिया विज्ञान में भी पढ़ाता हूँ कि जो 3 अवस्था पाक होती है, मधुर अवस्था पाक, उसमें कफ जो है वो फैन भूतम उदीरित, फैन भूत में उदीरित होता है, और अम्ल अवस्था पाक में जो है पित्त जो है अच्छ रूप में निकलता है, और कटु अवस्था पाक में वायु जो है परिपंडित रूप में निकलती है। तो ये इसका आंसर क्या है, अम्ल अवस्था पाक है, और ये गृहिणी चिकित्सा अध्याय में श्लोक में आपको मिल जाएगा। तो चरक चिकित्सा अध्याय जो गृहिणी अध्याय है 15वां, उसका आप 10वां श्लोक देखेंगे तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा। अच्छ पित्त का उदीरण जो है अम्ल अवस्था पाक में होता है, ये फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं आहार पाक के अंतर्गत, नोट्स में है इसमें। फिर और सुश्रुत के अनुसार चेतना का स्थान कौन सा होता है, तो सुश्रुत के अनुसार चेतना का स्थान हृदय बताया गया है। सुश्रुत ने जहाँ सुश्रुत सारी स्थान जो अध्याय 4 है, जहाँ निद्रा का वर्णन है, वहाँ निद्रा बताते समय चूंकि तम से अभिभूत होता है, तो हृदय में चेतना का स्थान बताया उन्होंने। सुश्रुत सारी अध्याय 4/33, और चेतना का स्थान सुश्रुत क्या मानते हैं, हृदय मानते हैं। सिंपल है, ये तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। फिर आज सुश्रुत अनुसार रक्त स्राव रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन संकोच शिरा कहा गया है, तो सुश्रुत में 4 चीजें बताई गई हैं जो कि जिससे रक्त स्कंदन किया जाता है, रक्त बहते हुए रक्त को रोका जाता है। तो उसमें जो दाह है, जो है कॉटराइजेशन जिसे हम कहते हैं, कॉटराइजेशन ही करेंगे, तो जब भी हम जो है कॉटराइजेशन करते हैं तो उससे हमारी सिर वेन्स जो है संकुचित हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है, वो सबसे प्रभावी इसीलिए मानी जाती है। तो दाह इसका सही आंसर है। सुश्रुत में सूत्र अध्याय 14 का 40वां श्लोक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर आते हैं 34वें में, पाद अंगुष्ठ प्रमाण पीड़िका निम्नलिखित में किस प्रकार के भगन धर्म का लक्षण है, तो ये तो आप बिल्कुल गलत ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि पाद अंगुल में मैं आपको फंडा समझाता हूँ कि जब सागर किनारे जाओगे, क्योंकि नदी के जैसा होता है शंभू का वर्ड, नदी के किनारे जाओगे तो आपके पैर के अंगूठे के नीचे क्या आ जाएगा, शंभू का आ जाएगा। जैसे आप कई लोग जो है नदी किनारे जाते हैं तो रेत रेत पे चलते हैं, तो रेत के नीचे सीप है, सम्मुख है, ये आपको पैर में चुभ जाएंगे। ऐसा करके मैं आपको याद कराता हूँ, तो ये तो गलत कर ही नहीं सकते, उसका आंसर जो है शंभू का बर्थ है। ठीक है। उष्ण ग्रीव जो है ऊंट की ग्रीवा के जैसा होता है। सतपौनक जो है वो छलनी के समान होता है। उन्मार्गी क्रमी युक्त होता है। तो ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। आदंगुष्ठ फंडा अगर आपको याद है कि पैर के नीचे जो है अंगूठे के नीचे क्या चुभेगा, सम्मुख चुभेगा, तो आप कभी इसको गलत कर ही नहीं सकते हो। फिर आते हैं मणिबंध, गुल्ब, जानू, कपूर, ये किस प्रकार की संधि है, तो इनको कोर कहते हैं, क्योंकि जैसे दरवाजे होते हैं, हिंग जॉइंट जिसको बोलते हैं, दरवाजे जो होते हैं वो एक तरफ खुलते हैं, वैसे ये जो है सारे जॉइंट्स है ना एक तरफ मूवमेंट दिखाते हैं, तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम कोर कहते हैं। संधियों के 8 प्रकार हैं, और अपन उनको फंडे से हमेशा याद करते हैं, तो वो गलत होते ही नहीं है कभी भी। सुश्रुत शारीर अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं अंग प्रत्यंग, वहां पर इनका वर्णन आता है 32 में संधियों का, वहां पर ही आपको मिल जाएगा। उलूखल बॉल एंड सॉकेट होती है। उलूखल संधि जो है वो आपकी कक्षा यानी हिप जॉइंट में होता है, शोल्डर और कक्षा भंगक्षण और दांतों में होती है। प्रतर जो है पीजी फर्स्ट चॉइस होती है, तो पृष्ठ ग्रीवा और पृष्ठ वंश में होती है। और तुन्न सेवनी तुनक तुनक तू दादा, सरदारों का गाना है, सरदार लोगों का, वो सिर कटी कपाल में होती है। ये अपने बढ़िया फंडे हैं, तो ये तो चीजें कभी गलत हो ही नहीं सकती। अब आते हैं सुश्रुत के अनुसार वक्र निर्मित कैसे होता है,
तो पुराने पेपर हल करने का यही फायदा है। इससे पहले हमने एक एमपीपीएससी का पेपर जो हल किया था, तो उसमें जो वृषण के पूछा गया था कि वृषण का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर वृषण की जगह वक्र का पूछा गया है। तो एक प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न होता है जो हमेशा रिपीट होता है। तो वक्र का फंडा होता है कि वक्र एमआर होते हैं। जैसे एमआर बहुत सारी दवाइयां लेके आते हैं कि नीरी है, सिस्टोन है, ये लिख दो आप। तो रक्त और मेद सार से बनता है। तो फंडे वाले तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। एमआर है रक्त और मेद, वक्र जो है एमआर है, फंडा है, तो कभी भी गलत नहीं हो सकते ऐसे क्वेश्चन। सुश्रुत शारीर अध्याय 4 जो है उसमें 80वां श्लोक है। फिर आते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार स्वस्थ केंद्र की लंबाई कितनी होती है और किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि हम पढ़ते समय आपको बताते हैं कि स्वस्तिक यंत्र जो है वो एक अ, गोतक है शुभ चीजों का। शुभ चीजों का गोतक है। तो शुभ चीजें कब होती हैं? शादी जो है उसके लिए कानूनन एज आपके पास कितनी है? 18 साल है। 18 साल से पहले आपके घर के सामने स्वस्तिक चिन्ह नहीं बन सकता। शादी नहीं करा सकते हो आप अपने बच्ची की। तो 18 तो इसमें है, 18 वाला एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ काम ही आसान हो गया, धातु भी ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ी, है ना। तो 18 अंगुल लंबा और लोहा जो है वो अष्टांग हृदय ने बताया। क्योंकि हमारे इसके फंडे क्लियर हैं। जो सदंश है, सदंश में दंश होते हैं। तो सदंश जो है जांगम के 10 सदंश जो है उसमें दंश होता है। तो दंश जांगम के दंश स्थान कितने होते हैं? 16। तो सदंश यानी 16 अंगुल होता है। तो ये फंडों से अपन ने याद किया, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। ये 18 अंगुल ही है। सदंश जो है 16 अंगुल होता है। फिर आए चरक संहिता के अनुसार शोथ की चिकित्सा में किसका वर्णन किया गया है। तो चव्याधिग्रत तो अपन एक फंडा है कि अर्श का पेशेंट नाचता है। तो नागराधग्रत चव्याधग्रत जो है ये काय में देते हैं? अर्श में। तो चव्याधग्रत तो अर्श का है। और चांगेरी घृत भी जो है वो काय में देते हैं? गुदभ्रंश में देते हैं। अ, चांगेरी घृत सूर्य निष्णक चांगेरी घृत अर्श में देते हैं। गंधीरा रिक्त जो है, गंधीर जो होता है वो शोथ में आता है, डायूरेटिक होता है। तो शोथ वाला इसका आंसर जो है गंधीरा रिस्ट है। आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो ये चरक चिकित्सा अध्याय 12/29 में मिल जाए। ये भी नोट्स में है। मतलब अगर नोट्स का अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो तभी आपका सिलेक्शन रुकेगा, अन्यथा तो आपका सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता है। तो जो नोट्स में है वो तो गलत हो ही नहीं चाहिए। गंभीर टेस्ट हम पढ़ाते समय बताते हैं कि शोध में देते हैं। फिर आते हैं चरक चिकित्सा में रसायन अध्याय में, प्राणकामी अध्याय में किस रसायन की व्याख्या की गई है। तो फंडे हैं इसके, तो फंडे वाली चीजों में तो गलत हो नहीं सकती। प्राणों की कामना हमें चाहिए। तो प्राण की कामना में हम प्राण बताते हैं कि कई लोगों के प्राण कै में थे। जैसे रावण के प्राण कै में थे? नाभि। नाभि। तो ये हमारा फंडा था कि नागमला और भल्ला तक का वर्णन काय में किया गया है? प्राण क्रामीय अध्याय में किया गया है, नागमला और भल्ला तक का। तो यहाँ पर भल्ला तक इसमें है, तो सही आंसर भल्ला तक है। ये तो फंडे वाला क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम हॉल में कहीं से कहीं तक गलत हो ही नहीं चाहिए। नाभि में प्राण होते हैं, तो नागवाला और भल्ला तक प्राण कामनी अध्याय में वर्णित थे। ये हमें मालूम है। दूसरे पाद का यह श्लोक नंबर है 16, है ना। ये रेफरेंस है हमारे, तो उसी एग्जाम हॉल में हमारे बच्चों के सही होना चाहिए, क्योंकि ये फंडे वाले क्वेश्चन है। फिर आए जोर की किस अवस्था में यवागु पान नहीं देना चाहिए। तो यवागु पान 6 दिन तक कराते हैं। और किन में नहीं दिया जाता? वो विशेष परिस्थिति में यवागु की जगह लाजा सत्तू दिया जाता। तो लाजा सत्तू में ये 3 नाम ही आते हैं: मदात, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, इस ऋतु। ये तीनों नाम आते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर है। नोट्स में लिखा हुआ है, ये चीज तो नोट्स में लिखी है, तो आपसे बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। चरक चिकित्सा अध्याय 3 का 154 श्लोक में आपको ये मिल जाएगा। फिर आते हैं चरक संहिता के अनुसार डेड डैश रस का निर्माण जो है बसंत ऋतु में होता है। तो रस के संदर्भ में तो फंडे ही अपने चलते हैं। तो साथ जो है अपनी ऋतुओं के अनुसार अपन पढ़ते हैं हमेशा से कि ऋतु होती है शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत।
ठीक है। तो तिरकटु आलम इसका फॉर्मूला है, यानी बसंत में त्रिकटु यानी ती तिक्त रस होता है। शिशिर में, बसंत में का से कसाय आता है, ग्रीष्म में टू से कटु आता है, वर्षा में आलम का अम्ल आता है, और इसमें लवण आता है शरद में, और हेमंत में मधुर आता है। ये फंडे हैं, फंडे के हिसाब से तो कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। इसका आंसर बसंत में क्या है, तिरकटु आलम के हिसाब से कसाय। फिर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी इंद्रियां जो है ग्रहण में काम में आती है। ग्रहण का मतलब होता है गमन करना, तो वाणी का काम है वाक् प्रवृत्ति, है ना। हस्त का जो है वो क्या होता है, चर सुसुत में जो है वाणी का है, सुसुत में है आदान, क्योंकि सुसुत अपन ने दान आदान कर दी है, दान में दे दी है। और चरक में आता है आदान की जगह ग्रहण, है ना। और वाणी का होता है वाक प्रवृत्ति होता है वाणी का। पाद का होता है पैर जो है या तो गमन करते हैं, चरक में गमन बताया, और सुश्रुत में विरहण विरहण बोला है ना। चरक में गमन बोला है, गमन करते हैं। और पायु जो है गुदा जो है वो तो विसर्ग के काम में आती है, मल को निकालने के काम में आती है। ये तो जो है सिंपल सा है, कोई गलत हो ही नहीं सकता है। विरण यानी कि चलना जो है वो पाद का काम है, पैर का है। सुसुत शारीर जो है उस देखेंगे आप स्थान जो है उसमें ये इंद्रियों के वो बताए गए हैं, तो आपको पहले में ही मिल जाएगा ये। सांख्य दर्शन में सबसे पुराना महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो हम नहीं पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन नया है ना, तो नोट्स में पहली बार देख रहे हैं, तो अगर माइनस मार्किंग है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हो। एक बार ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि क्या है। ऑप्शंस ऑप्शंस में क्या है, षष्ठी तंत्र जो है ग्रंथ है, सांख्य संख्या कौमुदी है, तत्व कौमुदी है, और करिकावली है। करिकावली इसमें ऑप्शन में नहीं, सही नहीं है, क्योंकि करिकावली किरणा कांदली प्रशस्त पादभासी ये नोट्स में भी लिखा है, और मालूम है कि ये वैसे दर्शन से संबंधित है। तो एक ऑप्शन हमारा जो है इसमें से कट गया कि करिकावली नहीं हो सकता है। अब हमें तीन ऑप्शंस में चुनना है, तो अब क्या हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो तीन में है तो हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि संभावना बढ़ गई सही होने की। तो एक तो क्योंकि है नहीं यहाँ पर, तो ये कॉमेडी दोनों नहीं, कोई की कॉमेडी शब्द जो है अगर होता तो बहुत जल्दी जबान पर रट जाता, जैसे लघु सिद्धांत कॉमेडी है, रस कॉमेडी है, तो हमें याद रह जाते हैं। तो कॉमेडी नहीं है यहाँ पर, आंसर जो है वो क्या है, षष्ठी तंत्र से है। ठीक है, षष्ठी तंत्र इसमें सही है। तो ये नया क्वेश्चन है, हर एग्जाम में 8 या 10 नए क्वेश्चन मिलते हैं, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नया चीज आ गया तो अजर अमर है। अब इसको हमको, जो मैंने एक तरीका बताया था कि आप एक अपनी कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन नया मिला वो अलग से लिखते जाएं। फिर आए 44 में तो चला 44 में क्वेश्चन है, रुक्ष अरुण अरुणता कर्कश स्थिर व्रणता किस दग्ध का लक्षण है। अगर त्वचा का होता है तो वहां पर शब्द प्रादुर्भाव आता है, मांस का होता है तो इसमें कपोत वर्ण लिखा होता है। ठीक है, स्नायु का आता है तो वो भी उसमें अलग शब्द आते हैं। यहाँ पर स्थिर लिखा है तो स्थिर में फंडा बताता हूँ कि स्थिर है क्या होती है, स्थिर और चेष्टावान क्या होती है, संधि होती है। फंडे को अगर अपन थोड़ा अपनी फंडे को ही याद रखें तो गलत हो ही नहीं सकता एग्जाम हॉल में। संधि इसका सही आंसर है। रुक्ष अरुण है ना, क्योंकि रुक्ष अरुण जो है और कर्कशता जो है संधि वाले का है। सुश्रुत सूत्र में जो 12वां चैप्टर है अग्नि का, उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार नाभि नाल छेदन में लंबाई कितनी रखना चाहिए। तो सुश्रुत में और जो है चरक में 8 अंगुल बताई गई है, ये अपन पढ़ते ही रहते हैं। और अष्टांग जिनका नाम है, जिनके नाम में खुद में अष्टांग आता है, उनने 4 अंगुल बताई हुई है। तो ये तो फंडे शुरू से क्लियर हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए एग्जाम में गिफ्ट हैं, जो नए एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया। तो इसका आंसर है 8 अंगुल। रेफरेंस कोई मेरा छात्र ढूंढना चाहता है तो सुश्रुत सारी अध्याय 10/14 इसका आंसर है।
फिर आते हैं सुश्रुत संहिता में किस विषम ज्वर को रोग संकर बोला गया है। ये भी चूंकि पहले केरला पीएससी में पूछा जा चुका है, अजर अमर होते हैं क्वेश्चन, एक बार कहीं पूछ लेते हैं तो दोबारा आ जाते हैं। तो रोग शंकर जो है, शंकर जी का हम बनाएंगे चौराहे पे मंदिर। चतुर्थक है, फंडे का है, ये कभी गलत नहीं होना चाहिए। सुश्रुत संहिता में शंकर जी का हम चौराहे पे बनाएंगे मंदिर, ये फंडे वाला है तो ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। सुश्रुत उत्तर तंत्र, और नोट्स में भी है काय चिकित्सा के, स्पेशली लिखा गया है ये, 39/88 में आपको ये मिल जाएगा। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार अश्मरी की शल्य क्रिया में कितने मर्मों का बचाव करना चाहिए। तो ये एमपीपीएससी में आया है 2015 में कि 110 में कितनी मर्म होती है, उसका आंसर 8 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही रहता है, ये बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, नया है ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो इसका आंसर क्या है, आ से अश्मरी और आ से 8, ये फंडा में पढ़ाते समय आपको बोलता भी हूँ। आ से अश्मरी 8, 8 मर्मों को बचाना चाहिए। और ये सुश्रुत में जो है, सुश्रुत हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा भी है ना, सुश्रुत की जो अश्मरी चिकित्सा पढ़ते हैं वहां पर मिल जाएगा आपको। फिर आते हैं चरक के अनुसार संधियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो अंग प्रत्यंगों की संख्या हमेशा पूछी जाती है, 107 तो मर्म होती है, और 150 तो कुछ होता ही नहीं है, 207 कुछ होता नहीं है, 200 होती है। तो ऑप्शन ही कठिन नहीं दिए गए। 210 सुश्रुत में होती है, अगर वो लिखा होता तो व्यक्ति फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता था यहाँ पर, लेकिन 200 सही आंसर है। अस्थियों की संधियों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 200 होती है। आप चाहें रेफरेंस में तो चरक सारी स्थान 7वां अध्याय उसका 6वां श्लोक है, उसको देख सकते हैं। ग्राम निम्नलिखित में कौन सा पित्तज प्रमेय का भेद है। उदक में तो कफज में आता है भाई, कफज प्रमेय में आता है। शुक्ल में, पिष्ट में, ये भी कफज में आते हैं। सांद्र में, ये भी कफज में आता है। तो लोहित में, मंजिष्ठा में, नील में, काल में, ये आते हैं आपके पित्तज में। तो सही आंसर यहाँ लोहित में है। और आप चाहो तो इसको चरक निदान जो प्रमेय निदान चैप्टर है उसमें देख सकते हो। प्रमेय निदान चौथा चैप्टर है, उसमें 32वें श्लोक में आपको मिल जाएगा। ये तो सिंपल है, गिफ्टेड क्वेश्चन है। फिर आओ, आयुर्वेद सिद्ध यूनानियों का औषधियों का समावेश ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 है उसके किस अध्याय में किया गया है। तो ये क्वेश्चन नया नहीं है, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने नोट्स में पहली लाइन जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जो मेरे इतिहास के नोट्स हैं, इतिहास जो हिस्ट्री के नोट्स हैं उसमें ये दिया हुआ है सबसे पहले। तो मैं बताता हूँ कि आयुर्वेद जो है उसमें क्या होते हैं, चतुष्पाद होते हैं। कैसे याद कराता हूँ कि आयुर्वेद में चतुष्पाद होते हैं। तो अध्याय जो है वो चौथा है, और ए फॉर आयुर्वेदा ऐसे करके मैंने याद भी कराता हूँ। तो ये भी आप एग्जाम हॉल में इसको तो गलत कर ही नहीं सकते हो कि ये फोर्थ ए इसका आंसर है। ये तो फंडे वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता आपसे कभी भी। एग्जाम में एक बार आया हुआ है इसलिए नोट्स में लिखा हुआ है, और पहली ही लाइन यही लिखी है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सबसे पहली लाइन मैंने यही लिखी है कि कौन से अध्याय में इनका वर्णन किया गया है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इतिहास के था। फिर आओ, निम्नलिखित औषधियों का योग को पहचानिए। घन, कृष्णा, अरुणा, श्रृंगी, चूर्ण, चौधरी, संयुक्तम, शिशु ज्वरादि, अतिसार, हगनः, श्वास काश बमी हरे। तो जो बाल चतुर्भुज चूर्ण हम पढ़ते हैं उसका ये श्लोक है। और जो भैंसा रत्नावली मंडली में हम विभिन्न प्रकार के चूर्णों का योग पढ़ते हैं उसमें श्लोक नोट्स में लिखा भी है ये। तो बाल चतुर्भुज चूर्ण का है। गंगाधर चूर्ण में तो आपको मालूम है कुटच आएगा, तो कुटच इसमें है ही नहीं है, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। गात दो सर तो आपने कभी सुना ही नहीं है। कुमार कल्याण भी रस होता है, चूर्ण होता ही नहीं है, होता तो मार्केट में मिलता। तो दो ऑप्शन तो आपको ये हो ही नहीं सकते पढ़ते हुए। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपके लिए गॉड गिफ्ट होता है। गंगाधर आपने पढ़ा है कि गंगाधर व्रत गंगाधर होता है, तो उसमें कुटज और वत्सक ये होने चाहिए, तो ये तो घटक में है ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर लॉजिकली भी आप जाना चाहें तो उसको सही कर सकते हैं, अन्यथा ये नोट्स में है और हम पढ़ते हैं। और ये घन, कृष्णा, अरुणा और श्रृंगी है, ये इनके जो हैं ये पानक करके फॉर्मूला होता है। कृष्णा का मतलब पिपली होता है, अरुणा जो है और नागरमोथा है, और आपका कार्कट संगी है, ये इसके घटक होते हैं। संगी यानी कर्कट संगी है, और जो है पिपली है, कृष्णा।
अरुणा अतिविसा है आपका, और घन जो है वो नागरमुथा है। ये इनके पानक फॉर्मूला होता है। बाल चतुर्भुज चूर्ण का है। बाल चतुर्भुज चूर्ण का आप रेफरेंस भी जानना चाहते हो तो रेफरेंस मिल जाएगा आपको वैशज रत्नावली में 71 जो रोगाधिकार चैप्टर है, बाल रोगाधिकार, उसमें 39 श्लोक में आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लाइव एटोनेटेड वैक्सीन नहीं है। लाइव एटोनेटेड नहीं है तो इसको हम नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत और जो पीडियाट्रिक्स है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और मैंने हमेशा समझाया हुआ आपको, जो भी लाइव चीज़ें होती हैं, जैसे मैच होता है लाइव, कि आईपीएल का मैच 7:30 बजे से आएगा, या फिर भारत और इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच इतनी तारीख को इतने बजे से होगा। लाइव चीज़ों का टाइम फिक्स होता है। जैसे बीसीजी का टाइम फिक्स है कि वो बीसीजी जो है जन्म से लेके 1 ईयर तक लगती है। मीजल्स का फिक्स है ना, ये 0 से लेके 1 ईयर तक लगता है। ये मीजल्स का फिक्स है कि वो 9 मंथ में लगता है। पोलियो वैक्सीन फिक्स है कि वो दिसंबर के लास्ट सप्ताह में और जनवरी के पहले सप्ताह में आपको दी जाती है। इनकी तारीख फिक्स होती है। जो लाइव चीज़ें होने वाली होती हैं, लाइव मैच से मैं हमेशा फंडे से याद कराता हूँ। जैसे लाइव मैच होते हैं तो उनकी तारीखें फिक्स होती है, तो इनके प्रोग्राम की तारीखें फिक्स है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन तो चलती नहीं है, वो पहले से फिक्स नहीं है। आपको आपकी मर्जी के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको लगेगी। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। बाकी तीनों लाइव एटोनेटेड होती हैं। फिर आते हैं ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट जो है। एंटागोनिस्ट आपको वहाँ चाहिए होता है जहाँ पर एलर्जी होती है। तो इनमें सोत में, तमक श्वास, हृदय रोग, पेप्टिक अल्सर, कौन सा एलर्जिक हो सकता है? तो यहाँ पर एलर्जिक होने की संभावना केवल बॉन्कल अस्थमा की है, तमक श्वास की। तो ये अगर आपको इस चीज़ का मतलब मालूम है तो आप आराम से इसको सही कर सकते हो। अस्थमा में एवं एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है उसमें ये काम में आता है। अस्थमा भी एलर्जिक होता है एक प्रकार से। ये नोट से बाहर का था, तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं जो नोट से बाहर है। फिर आते हैं, और तीसरा है जो त्रिवक्त रह भी था जो नोट्स में नहीं था। त्रिवत का नाम क्या है? तो ऊपर कुलिना टर्फेतम होता है, बिथाइनिया सोमिनाफेरा सुगंधा का होता है, वेलियोस्पर्म मोंटेनम जो है पलास, और जो है ऊपर कुलिना टर्फेतम जो है वो किसका होता है? त्रिवत। सिंपल है क्वेश्चन। फिर आओ, जटा मानसी का भाव प्रकाश निघंटु में किस वर्ग में सम्मिलित किया गया? तो ये क्वेश्चन नया है क्योंकि अपन इतना निघंटु में इतना पढ़ के नहीं बैठते हैं। तो या तो चाहे तो आपसे नहीं आता तो आप इसको छोड़ सकते हो, और इस एग्जाम में छोड़ दें, लेकिन अगले एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके रख लें कि ये क्वेश्चन किसका है, कपूर आदि वर्ग का है। तुक्के लगाने में बिलीव नहीं करता हूँ। जटामांसी को अगर रखना होगा तो बट में नहीं रख सकते, क्योंकि बट वाले जो है उनमें दूध जो है छीर निकलना चाहिए। तो बट वाले में तो नहीं रख सकते हैं। गुड़ इत्यादि वाले थोड़े लताएं होती हैं तो उसमें भी नहीं रख सकते हैं। हर इत्यादि पहला ही वर्ग है। कपूर थोड़ा है इसमें चांसेस है रखने के, तो कपूर ही इसका सही आंसर है। यहाँ तो नया क्वेश्चन है, लेकिन आगे आपको ये नया नहीं होना चाहिए। आगे की एग्जाम के लिए आप इसको प्रिपेयर करके रख लें कि कपूर आदि वर्ग में आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन नए आते हैं, तो ये नया क्वेश्चन था। फिर आओ, 1 मास तक शिलाजतु का सेवन गौमूत्र के साथ किए जाने का निर्देश किस व्याधि की चिकित्सा में किया गया है? तो मैंने अभी समझाया था आपको, स्थौल में शिलाजतु काम में आता है अग्निमंथ स्वरस के साथ। फिर अभी अपन ने त्रिदोषज शोथ में पढ़ा था कि वो त्रिफला के साथ काम में आता है। और गौमूत्र शिलाजतु जो है वो कुंभ कामला में काम में आता है। कुंभ कामला की चिकित्सा जो अष्टांग हृदय में बताएगी, उसमें बोला है कि इसको कुंभ कामला में काय के साथ देना चाहिए? गौमूत्र के साथ देना चाहिए। अष्टांग हृदय चिकित्सा में आप 16वां चैप्टर है उसका 52वां श्लोक देखेंगे तो ये दोनों दिए जाते हैं। फिर मार्कशीट के साथ भी 1 महीने तक दे सकते हैं। तो इस टाइप से इसका आंसर जो है कुंभ कामला निकलता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक जैसी चीजें एग्जाम में आती हैं, तो ये तीनों चीजें स्थौल में अग्निमंथ के साथ देते हैं, है ना, और कुंभ कामला में गौमूत्र के साथ देते हैं, और शोथ में जो है त्रिदोषज शोथ में त्रिफला के साथ देते हैं। ये आपको याद रखना है। ये परमानेंटली क्वेश्चन हैं जो आपको रिपीट होंगे।
फिर आओ भाव प्रकाश के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में हरितकी का सेवन किसके लिए करना चाहिए। तो ये तो हमारे फंडे का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन तो कभी गलत होते ही नहीं है। फंडा है पीएमजी से शर्करा, पीएमजी से शर्करा सूंघो। तो यहाँ पर पीस का मतलब पिपली होता है पहला, मतलब शिशिर ऋतु में पिपली के साथ लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में जो है वो बसंत ऋतु में मधु के साथ लेना चाहिए। और ग्रीष्म ऋतु में जो है गुड़ के साथ लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में सेंधव के साथ लेना चाहिए, है ना। शरद ऋतु में शर्करा के साथ लेना चाहिए। और अ, हेमंत ऋतु में इसको सूंगो यानी शुंठी के साथ लेना चाहिए। तो इसका आंसर है गुड़। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, फंडा इसका बना हुआ है, तो कभी गलत नहीं हो सकता है। फिर आओ ओवरियन कैंसर ट्यूमर में मार्कर होता है। तो ये थोड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ओवरियन कैंसर बहुत होता है। ये नया क्वेश्चन है, नोट्स में नहीं है। मैं तो नहीं मानूंगा कि ये नोट्स में पहले से मैंने दे रखा है। तो इसको आप नोट कर लेते हैं। CA 125 इसका आंसर है। CA 125। तो हर एग्जाम में 8-10 नए क्वेश्चन मिलेंगे। टेंशन मत लें, इसका भी रिजल्ट आएगा तो आपको 100 में से 100 हाईएस्ट नहीं मिलेगा, 80-85 मिलेगा, उतना नोट्स में हमेशा रहता है। फिर आओ सिद्धांत निदानम पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो है सिद्धांत निदान भट्टार हरिश्चंद्र की तो बुक है नहीं है, वो गणनाथ सेन ने लिखी है सिद्धांत निदानम, जिनने वो आपका जो संतत ज्वर होता है उसको मंथक जो वो आंतरिक ज्वर बोला है। तो आंतों की गणना करके अपन ने याद किया है। सिद्धांत निदानम पुस्तक जो है वो गणनाथ सेन की है। चरक संहिता के अनुसार सीतोपलादी चूर्ण का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। तो सीतोपलादी दुआ चीरी पिपली वाला त्वचा अंतार्ध ऊर्ध्वगम लेयत छेद सरसरा मधु सरसका श्लोक है इसका। और आयत सुमा में अपन देते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, गिफ्टेड है। अगर आप इसका बिल्कुल ही रेफरेंस चाहते हो तो चरक चिकित्सा में जो राजक्षमा वाला चैप्टर है उसका 104 श्लोक है, वो देख सकते हो। फिर आते हैं आचार सुश्रुत के अनुसार जोड़ी बनाना है आपको, कौन सा काय में है। तो एक एक को पकड़ते हैं। हड़ताल 100% मालूम है कि धातु विष होता है। हड़ताल क्या है? धातु विष है। तो सी का दूसरा किस में है? सी का दूसरा देखो, यहाँ पर सी में दूसरा है, यहाँ पर ए और सी में होना है। फिर आते हैं स्नोई। स्नोई क्षीर विष में आता है, यानी बी का चौथा किस में है? तो बी का चौथा किसमें है? पहले वाले में। यहाँ पर ये सही हो गया। इतना ही आपको टाइम देना है और इसको सही करके आगे बढ़ जाना। आपको सोचते नहीं रहना कि अस्मार क में आता है, बसनाप का अंध विष में आता है, इतना नहीं टाइम इसमें खर्च करना है। एक एक को पकड़ना है। हड़ताल 100% हड़ताल और फेनास में धातु विष में आते हैं। सी का दूसरा होना चाहिए, दूसरा दो में है तो दो ऑप्शन कट गए। स्नोई क्षीर विष होता है। स्नोई का आंसर चौथा होना चाहिए, पहला सही है, आगे बढ़े, है ना। ये लॉजिकली होता है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसमें टाइम खर्च करते रहें, एक एक को मिलाते रहें। जोड़े बनाने के क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर दिया जाता है, पूरा टाइम नहीं खर्च करते रहते। तो सुश्रुत कल्प स्थान दूसरा अध्याय, उसमें आपको इसका मिल जाएगा रेफरेंस। सिंपल चीजें नोट्स में लिखी हैं, ये तो कोई गलत हो ही नहीं सकती हैं। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट जो है वो पूछा जाता है, इसलिए मैंने नोट्स में लिख रखा है, जो व्यवहार आयुर्वेद का है। और मेरा नोट्स में जो फंडा रहता है वो रहता है P2MT। PMT की जगह P2MT बोलता हूँ। तो पी से मतलब वहां पर जो फंडे का मतलब रहता है पाउडर्ड, जो पाउडर किया हुआ चारकोल होता है, वो पाउडर किया हुआ चारकोल जो है वो दो भाग होता है। और आपका एम से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक भाग होता है। और टी से टेनिन एसिड जो है वो एक भाग होता है। P2MT फॉर्मूला है। और जिन चीज़ों के फंडे बने हो वो क्वेश्चन तो एग्जाम में गॉड गिफ्टेड है। तो देखते हैं चारकोल किस में दो भाग है और मैग्नीशियम किस में एक भाग है, टेनिक एसिड किस में एक भाग है। तो बी इसका सही है। फंडे वाला क्वेश्चन है तो ये तो गलत हो ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए आपसे। फिर आते हैं सेक्शन 376 आईपीसी की किससे धारा है। तो ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है अब तो, बलात्कार रेप से संबंधित है।
फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्य अवस्था में दंतोद्भेदन के कारण नहीं होता है। तो जो कुमारव्यध के श्लोक मेरे जो कुमारव्यध के नोट्स हैं वहाँ क्षीर अन्नाद कालीन व्याधियां लिखी गई हैं। तो कौन कौन सी व्याधियां क्षीर अन्नाद में दंतोद्भेदन के समय में होती है? तो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय का कंपेरिजन है कि कौन सी अष्टांग हृदय ने बताई, कौन सी संग्रह ने बताई है। तो ये अष्टांग संग्रह का क्वेश्चन है। अष्टांग संग्रह और हृदय दोनों ने भी दंतोद्भेदन जान रखा है, लेकिन व्याधियां अलग बताई। तो अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र का जो दूसरा अध्याय है उसका ये 19वां श्लोक है। उसमें आपको मिल जाएगा ज्वर होता है, विसर्ग होता है, कांस वास होता है। राजक्षमा तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो राजक्षमा में को बाल शोष कहते हैं, और बाल शोष करके वो अलग वर्णन उसका आता है। राजक्षमा का वर्णन जो है वो बच्चों में बाल शोष करके आता है, और अलग से अपन उसका वर्णन पढ़ते हैं कि रस कफ वाले दोषों से रस वस होता है, अवरुद्ध हो जाने से। तो दंतोद्भेदन में वो नहीं आता है, बाल शोष नहीं आता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकली बिल्कुल सिंपल है कि राजक्षमा इसमें नहीं हो सकता है। बाकी नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, तो ये तो गलत होने की सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आओ स्वेद में सोडियम और क्लोराइड आयन की मात्रा 90 एमएम पर लीटर से अधिक हो जाती तो क्या डायग्नोस होता? ये मैं बोलूँगा कि नया क्वेश्चन है, क्योंकि इतना उसको देखा हुआ नहीं है ना। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका आंसर है। कुछ क्वेश्चन नए ही मिलते हैं आपको। फिर आए कितने वर्ष के पश्चात चिकित्सीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है? तो 3 वर्ष तक रखा जाता है। अब याद रखने का तरीका, पीजी में अपन बनाते हैं अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड, पीजी करते समय भी बनाते हैं। तो 3 साल की पीजी है, 3 साल तक तो आप भी रखते हो, उतना हॉस्पिटल से भी अपेक्षा रखो। इसका आंसर 3 वर्ष है। ये भी नया क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। फिर आपातकाल अवस्था में जब एक डॉक्टर रोगी की बिना असहमति के परीक्षा करता है, तो उसमें कौन सा आईपीसी कौन सी धारा लगती है? तो आईपीसी की धाराएं हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जो है सेक्शन 92 जो है वो इसका आंसर है। इसको अच्छे शब्दों में बोला जाता है, एन एक्ट एन एक्ट डन, यानी कोई काम किया है आपने इन गुड फेथ, अच्छी भावना से कोई काम किया है आपने, गुड फेथ, विथआउट द कंसर्न। कभी कभी सास की नौकरी में भी ऐसा आ जाता है, अच्छा काम करना लेते हो तो आप काम पहले कर देते हो, अनुमति बाद में लेते हो, कंसंट। तो आईपीसी की धारा 92 इसका आंसर है, ध्यान रखना है। फिर और शल्य चिकित्सक की अवहेलना से शल्य क्रिया के समय यदि रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें कौन सी धारा आरोपित होती है? तो ये तो पहले से ही नोट्स में लिखा हुआ है और अपन पढ़ते आते हैं, वो फंडा कभी भूलना नहीं है। गैर जिम्मेदार दाराना चिकित्सा पर कौन सा चीज ला, चिकित्सा से जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? तो आईपीसी की धारा जो है वो 304 लगाती है। चिकित्सा के जो चतुष्पाद थे वो 4 के जगह 3 लोगों ने ढंग से काम किया, एक अब्सेंट था, एक था नहीं। ऐसा अपना फंडा है, एक अब्सेंट हो जाता है, था नहीं। 4 मांगे थे लेकिन एक मिला, तो ऐसा करके अपन भूलते ही नहीं है इस चीज को। तो गैर जिम्मेदाराना चिकित्सा करने पर मृत्यु होती तो 304 ए आईपीसी की धारा लगती है, वो नोट्स में है ही, नया क्वेश्चन नहीं है। काश्यप संहिता के अनुसार गुल्म व्याधि में शतपुष्पा का प्रयोग निम्नलिखित में किसके साथ किया जाता है? ये भी पूछा गया नया क्वेश्चन है, लेकिन नोट्स में हम पढ़ते हैं शुरू से इसको। नोट्स में मेरे है काश्यप संहिता के नोट्स में। तो काश्यप संहिता का जो कल्प का जो 5वां चैप्टर है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं शतपुष्पा शतावरी कल्प अध्याय है। तो गुल्म में अलग अलग चीज़ों के साथ बताया गया है। जैसे महिषी मूत्र जो है, मूत्र तो वैसे ही पांडु कामला में यूज होता है, तो मूत्र जो के साथ पांडु कामला और सोत में आता है, देते हैं, ठीक है। और कटु तेल के साथ जो है वो पीलियोदर में बताया है, क्योंकि काश्यप ने कटु तेल जो है पीलियोदर रोग के ही बताया है। और एरंड जो है वो एरंड तेल सतपुष्पा के साथ जो है वो गुल में बताया है। तो इसका आंसर सी है। और दूसरे भी मांस रस के साथ, किसी के साथ भी कोई
अनुपान के रूप में नहीं बताया। तो ये नोट्स में पहले से लिखा हुआ है, कई बार आप इग्नोर करते तो उसको पढ़ना। पर अगर गुल में आप देखोगे तो जो गुल में तेल पंचक होता है, वो तेल पंचक में भी एरंड तेल होता है। तो इनमें से कौन सी चीज गुल में दी जाती है? अगर केवल इस लॉजिक से भी आप इस क्वेश्चन को हल करने जाते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा, एरंड तेल सही है। फिर आप वसनाभ चूर्ण की घातक मात्रा कितनी होती है? तो मैं हमेशा नोट्स में पढ़ाते समय बताता हूँ कि वसनाभ की घातक मात्रा एक रत्ती होती है। एक रत्ती अपन मानते हैं क्योंकि पुरानी बुकों में कोई ग्राम में तो कुछ लिखा नहीं है। एक रत्ती का मतलब जो है 125 मिलीग्राम होता है, यानी कि 1.25 ग्राम अपन कह सकते हैं। तो इससे मिलता जुलता कौन है यहाँ पर? तो 1 ग्राम इससे मिलता जुलता है। 1 ग्राम इसका सही आंसर है। थेरेपेटिक डोज जो होता है वो 1/8 रत्ती होता है। 1 ग्राम यहाँ पर घातक मात्रा होती है। ये सही है। फिर और अग्निकर्म का निषेध किसमें है? कठिन सुप्त। कठिन चीजों को मृदु तो किया ही जाता है, अग्निकर्म तो करना ही पड़ेगा। ग्रंथि में कर रहे हैं, अर्बुद में करेंगे। अंता शोणित। शोणित तो रक्त है, रक्त के अंदर पित्त है, अग्नि से तो और बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है अंता शोणित जो है उसमें नहीं करते हैं अग्निकर्म। अगर आप इसका रेफरेंस लेना चाहते हो तो सुश्रुत जो सूत स्थान है उसका जो 12वां अध्याय है उसके 14वें श्लोक में आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं उपप्लुता योनि व्यापक किसमें पाया जाता है? तो उपप्लुता जो है वो किसमें होता है? हमेशा गर्भ जो है, जो गर्भ अवस्था जिन्हें धारण की होती है प्रेगनेंसी में होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बाल्यावस्था ये इससे तो कोई क्वेश्चन बनते नहीं ऐसे टाइप के। तो चरक जो चिकित्सा है, यौनि व्यापक चिकित्सा अध्याय 30 जो है उसमें आपको 21 नंबर एक श्लोक में मिल जाए। फिर आते हैं त्वक दग्ध होने पर कौन सा लक्षण नहीं होता? त्वचा में तो शब्द निकलता है वो बाप वो माँ तुरंत, ठीक है। त्वक त्वक दुर्गंध आता है, त्वक संकोच भी होता है। लेकिन कपूत मांस बढ़ता जो है वो मांस, कबूतर का मांस, मांस दग्ध का है कपूत। ये तो हो ही नहीं सकता, इसका आंसर सी है। इसलिए कौन सा लक्षण नहीं है? सी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, नोट्स में है, अपन पढ़ते भी हैं, पढ़ने भी हैं, क्लियर है। आयुर्वेद रसायन नामक टीका अष्टांग हृदय ने किस ग्रंथ अ, किसने लिखी है? तो जो आयुर्वेद रसायन जो है वो किसने लिखी है? हेमाद्रि ने। और मैं याद भी कराता हूँ कि रसायन औषधियाँ जो है वो कहाँ अच्छी मिलती हैं? हिमालय पे मिलती हैं। तो इससे हेमाद्रि याद रह जाता है। अरुणदत्त ने सर्वांग सुंदरा लिखी है, ठीक है। दामोदर और काशीराम ये सारंगधर के टीकाकार हैं। ये दोनों जो है सारंगधर पे टीका लिखी हुई इन लोगों ने। तो हेमाद्रि सही आंसर है। जो लघुत्रयी पढ़ते हैं तब भी उसको अपन ने टीकाकार पढ़े हैं, और हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। फिर और निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल ई में सम्मिलित है? तो ये मैं जो आपका आयुर्वेद का इतिहास है उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक पढ़ते हैं तो उसमें मैंने पढ़ाया है कि शेड्यूल ई कैसे संबंधित है। तो मैं आपको फंडे से याद कराता हूँ कि ई फॉर अर्न, है ना। दवाई बनाने वाले ये सोचते हैं कि अर्न करना है, मुझे क्या अर्न करना है? पैसा कमाना है। भले ही मुझे दवाई में क्या मिलाना पड़े? पॉइजन यानी जहर मिलाना पड़े। तो पॉइजनस जो जिनमें ड्रग्स होती हैं उसका इसमें रेफरेंस बताया गया। तो निम्नलिखित में इनमें कौन कौन सी पॉइजनस है? काला जीरा कोई पॉइजनस नहीं है, काला अजाजी कोई नहीं है, चंदसून नहीं है, पारसे की अवानी जो होती है वो उसमें आती है। पारसे की अवानी, धतूरा, ये पढ़ते हैं अपन कि ये प्रलापक विषयों में आते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है पारसे की अवानी है, क्योंकि ये प्रलापक विषयों में आती है और शेड्यूल ई में पॉइजनस चीजें बताई गई हैं। तो ये तो नोट्स में है और उसमें लिस्ट भी दी हुई है कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सरल बताए गए हैं, तो कठिन होने मतलब गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस टाइप का क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर और किसके वेग धारण रोकने से बाधिर होता है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर है पिपासा। पिपासा के वेग धारण करने से होता है। और वेग जो है वो चरक सूत्र स्थान में जो 7वां चैप्टर वहीं पे बताए गए हैं, उसमें आप 21वां श्लोक देख सकते हो। पिपासा वेग रोकने से होता है बाधिर।
फिर आओ पंच कर्माणि कुर्तु कुर्वित मात्रा कालून विचारे। जो पंचकम वाला टॉपिक जब हम पंचकम के नोट्स में लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले यही श्लोक लिखते हैं कि पंचकम के पूर्व मात्रा काल का विचार कर लेना चाहिए। ये चरक में शुरू में ही बताया गया है, चरक सूत्र अध्याय दूसरा जो है उसका 15वां श्लोक है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, नया नहीं है। मात्रा काल का विचार किया जाता है। फिर आओ आचार्य चरक के अनुसार उपलुप्त का समावेश किसमें किया गया है? बस्ती दोष, बस्ती नेत्र दोष, बस्ती दाता दोष, शयन दोष। तो चरक ने शयन दोष तो बताया नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। शयन दोष तो सैया दोष तो आपके सुसुद ने बताए। तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना चाहिए हमको। और बस्ती दोष, बस्ती नेत्र और बस्ता लुप्त यानी कोई चीज गलत हो रही है अपन का, तो ज्यादातर चांस पढ़ने के हिसाब से दाता इसका लगता है कि कुछ चीज लुप्त हो रही, गलती हो रही है, तो यहाँ पर बस्ती दाता दोष है। ये आपको मिल जाएगा ये चरक में। और ये नोट्स में नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि अब इन चीजों को पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि ये अब पूछने लग गए। पहले केवल संख्या ही पूछते थे, अब डिटेल पूछने लग गए। तो 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तो पहले मैं अब इसका आपको अर्थ समझा देता हूँ कि उपलुप्त का मतलब क्या होता है और फिर कौन कौन से तो होते हैं। तो ये उल्लुप्त जो है शब्द है, इसका मतलब होता है गुदा में बस्ती नेत्र प्रविष्ट कर बस्ती को रह रहकर दबाना, है ना। तो आपने एक चीज कर रहे हैं, दूसरी चीज का गैप बना रहे, उसको कहते हैं उपलुप्त। ये बस्ती दाता दोष है गलती से। कौन कौन से बस्ती दाता दोष होते हैं, तो उनको गौर कर लेते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में पूछने जाने लगे हैं। सो सा वाता ती, वाता ती, बात के साथ द्रुत, द्रुतो यानी जल्दी, द्रुतो, द्रुतो, क्षिप्त, क्षिप्त, क्षिप्त हो गया, तिर्यक हो गया, लुप्त, लुप्त हो गया, कंपित हो गया, अपना लगाते समय कंपित आता है इसमें। फिर आता है अति, बाह, केवल बाहरी बार बस्ती कर दी, अति वेग से लगा दी, अति वेगा, दोसा, दोसा प्रणेत। ये प्रणेत यानी प्रणेता यानी बस्ती दाता का दोष है। ये अपन को अब गौर कर लेना है कि तेरे गति, क्षिप्त, कंपित, बाहर की तरफ लगाना, मंद, मंद लगाना, और अति वेग से लगाना, मतलब मंद लगाना, अति वेग लगाना, वो भी बस्ती दाता का दोष होता है। फिर आओ घेरेंद्र संहिता के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी ऋतु अब योगाभ्यास प्रारंभ करने के लिए श्रेष्ठ होती है? तो इस नया क्वेश्चन है, गौर करके रखना है कि बसंत ऋतु सबसे अनुकूल होती है योगाभ्यास अभ्यास करने के लिए। फिर आओ फलनी द्रव्यों किसके अंतर्गत आते हैं? तो फलनी द्रव्यों में आपको मालूम है कि हस्ती पर्णी आता है। अपने फंडा भी बताया कि जहाँ पत्ते होते हैं उसके बाद ही फल होते हैं। तो हस्ती पर्णी, ये तो हस्ती दंती तो मूलिनी में आता है, दंत मूल। एक अपन फंडा बना पढ़ते हैं दंत मूल, तो हस्ती दंती मूलिनी में आता है, पर्णी फलनी में आता है। ठीक है, ये तो फंडे वाला क्वेश्चन है, ये गलत हो ही नहीं सकता है आपसे। फिर आप बस्ती चिकित्सा किस प्रकार के भग्न की बस्ती चिकित्सा किस प्रकार के भग्न की चिकित्सा में दी जाती है? तो अब इसको पढ़ते हैं। ये सुश्रुत में बताया गया है, ये तो पहले चैप्टर का था मूलनी फलनी का। चरक सूत अध्याय पहले का 50वीं में मिल जाएगा आपको। बस्ती चिकित्सा किस प्रकार के भग्न में अपन यूज करते हैं? तो सुश्रुत में है भग्न चिकित्सा, सुश्रुत चिकित्सा अध्याय जो तीसरा है उसका 28वां श्लोक है, वहां मिलती है ये। तो देखो ग्रीवा में बस्ती का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अक्षक शोल्डर में भी कोई काम नहीं करना है, परसुका यानी आपकी जो रिप्स है वहां भी नहीं काम करना है, लेकिन कटी में चूंकि
कटी प्रदेश जो होता है वहाँ पर कुछ भी चीज़ें इकट्ठा होंगी तो आपको वहाँ पर प्रेशर बनेगा। तो बस्ती एनिमा भी जैसे अपन प्रेगनेंसी में भी देते हैं तो काम में आएगा। तो बस्ती चिकित्सा जो है वो कटी भग्न में देते हैं। कॉमन सेंस है, ऑप्शन पढ़ के भी सही हो जाएगा, कटी भग्न का है। फिर और चरक के अनुसार क्षीर दोष की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले क्षीर दोष जो है मूत्राघात, क्षीर दोष, शुक्र दोष, ये 8 होते हैं। ये चरक ने सूत्र स्थान में ही बताया हुआ है। चरक सूत्र अध्याय जो 19वां अध्याय अष्टोरधि अध्याय है, वहां पर दोषों के भेद बताए गए। चौथा श्लोक देखोगे आपको मिल जाएगा। क्षीर दोषों की संख्या 8 होती है। शुक्र दोष, क्षीर दोष 8 होते हैं। पक्क व्याधि के कितने प्रकार होते हैं? गर्भज जो है, व्याधिज, क्षीरज, ऐसा करके 3 पक्क होते हैं। वो एक काश्यप संहिता में बताया गया है। ये क्वेश्चन नोट्स में भी है, सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, नया नहीं है। काश्यप चिकित्सा का जो अध्याय 17 है उसमें, फक चिकित्सा अध्याय है उसमें बताया गया है। फिर आप कुकुणक, यह व्याधि बालकों को किस अवयव में होती है? तो कुकुणक नेत्र रोग में होता है। सुश्रुत संहिता में कुकुणक उत्तर तंत्र में चैप्टर भी है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 19 आपको ये कुकुणक नेत्र में होता है। ऑप्थेल्मा न्यूनेटरम से अपन पढ़ते हैं। फिर आप वाटर ड्रिंकिंग प्रेशर जो है ग्लूकोमा में किया जाता है। ये नोट्स में लिखा हुआ है, तो ये तो सालाक्य के वो ऑप्थेल्मो के नोट्स में ये हैं अपने, तो ये भी गलत नहीं हो सकता, ये नोट्स का ही क्वेश्चन है। ग्लूकोमा में किया जाता है वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट। फिर सुश्रुत ने भगंदर का कौन सा प्रकार नहीं बताया? तो 5 प्रकार के भगंदर बताए उसमें, सतपौना, उष्टगिरी, परिश्रावी, सम्मुख और उन्मार्गी बताया। आरसो भगंदर तो जो है वो अष्टांग हृदय का है, परिक्षेपी, ऋजु, आरसो भगंदर, तो ये जो है वो सुश्रुत ने नहीं बताया। सुश्रुत में निदान का चैप्टर है, वहाँ भगंदर के बारे में लिखा हुआ है। सुश्रुत निदान 4/3 में आपको ये मिल जाएगा। फिर कौन सा एक दाह सामक होता है? तो दो सग्न लेप तो कोई उसके लक्षण होती ही नहीं है। सरदज मलम भी उसके लिए आती है, हीलिंग के लिए आती है ना। दशांग लेप को भी दाह सामक भी प्रॉपर्टी बताया जाता है, क्योंकि हरिद्रा दारू हरिद्रा इसमें होती है। फिर आओ त्रिवद्य आदि मोदक का प्रयोग किसमें बताया गया है? तो ये भेषज रत्नावली में, अग्निमांद में इसका वर्णन है चैप्टर में। मंदाग्नि इसका आंसर है त्रिवत मोदक का। और त्रिवत देंगे तो विरेचन होगा, विरेचन से विपित्त की चिकित्सा मंदाग्नि ठीक हो जाएगी। फिर आओ पिंड तेल किस रोग में लाभकारी है? एमपीपीएससी में भी पूछा गया, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, वातरक में देते हैं। चरक चिकित्सा में हम पढ़ते हैं, जो वातरक चिकित्सा 29वां चैप्टर है उसमें आपको 123 श्लोक में ये मिल जाएगा। फिर और कफ रक्त मांस के सार से किसकी उत्पत्ति होती है? तो पंचमान, कफ लिखा रहता है, पंचमान कमरा, कमर करके फॉर्मूला है जो हम जीवा के लिए यूज करते हैं। जीवा अपना कमरा है। हृदय में तो कर लगता है, कर यानी कफ रक्त से देखो उत्पत्ति होती है। तो ये अभी व्यसन वाला एमपीपीएससी वाले पेपर में पूछा गया था, जीवा वाला इसमें पूछा गया है। शिरा स्नायु तो मेद के पाक से बनते हैं, मृदु पाक होता है तो शिरा बनती है, और खर पाक होता है तो स्नायु बनते हैं। और शोणित फैन से जो है फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। तो ये फंडे से पढ़ते हैं कि पा से फुफ्फुस, फा से फैन। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, गलत होने नहीं चाहिए, है ना। अंग निर्माण कैसे होता है, वो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत बनते हैं, इसलिए एग्जाम में आते हैं। तो इनको तो बार बार रिवाइज करके ध्यान ही रखना चाहिए, वैसे फंडे से याद करते हैं तो गलत नहीं हो सकते हैं। फिर आओ स्वस्थ मन के लिए कौन सी प्रशस्त वांछित अवस्था है? सम, अभी नया क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो स्वस्थ मन के लिए क्या अवस्था होना चाहिए? समा बुद्धि ही बसती, सभी चीजें अच्छी बुद्धि से देखता हो। नित्य अनित्य, नित्य अनित्य में अभिनिवेश होना वो तो गलत चीज है, अनित्य आ गया तो, है ना। प्रिय प्रिय में ठीक है, अप्रिय में करेगा अभिनिवेश तो वो तो स्वस्थ मन कैसे हुआ। आचिंतन को सोचते रहना वो भी गलत चीज हो गई। तो इसका एक ही आंसर संस्कृत के हिसाब से बनता है, वो है समा बुद्धि बसती। फिर तत्क्षीयते प्रकाश आवरण किसका लाभ बताया गया है? तो ये प्राणायाम के लिए कहा गया है। नया क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये लाइन अपन पढ़ते नहीं लेकिन आप गौर करना है।
और धारणा ध्यान समाधि में तो ये लाइनें आ ही नहीं सकती, प्राणायाम के बारे में कहा गया है। पारावत, पुल्लिंग, सुक्क, सारिका किसके प्रकार हैं? तो ये प्रदुत के होते हैं, है ना। प्रदुत जो चोंच में रख के खाते हैं उसमें आते हैं। चरक में वर्ग बताए गए हैं मांस के, उसमें इसका वर्णन आता है। चरक सूत्र अध्याय 27 में 50 से 52 श्लोक आप देख सकते हो। विदाई, सृष्ट, मूत्र, त्रिदोषकृत किसका प्रभाव है? तो निम्न त्रिदोषकृत चीजें हम हमेशा गौर करते हैं कि वर्षा ऋतु में जो वर्षा ऋतु जो होती है, इसके अलावा समुद्र का जल जो होता है, मंदक दही होता है, फाणित होता है, ये सब त्रिदोषज होते हैं। तो मंद जात दही जो है इसका आंसर है, वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिदोषज कौन कौन सी चीजें हैं वो अपन पहले से गौर करते हैं। ये निम्नलिखित में कौन सा बस्ती प्रणेता दोष के रूप में जाना जाता है? अब ये पुराने पेपर हल करने का यही आपको एक चीज सीखना है। किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन नहीं याद करना, उससे रिलेटेड चीजें याद करना। अभी बस्ती प्रणेता उपलुप्त आया था तो हमने श्लोक पढ़ा था, तो श्लोक में अपन ने अभी पढ़ा था, तो श्लोक में आया था, श्लोक शुरू यहीं से हो रहा था, सा आता था। तो ये पुराने पेपर हल करने का ये फायदा होता है, इस चीज को आपको समझना है। अभी हमने गौर कर लिया कि जो है बस्ती दाता दोस्त पूछने लगते हैं, तो अब हमको पढ़ना है। पढ़ते समय हमने श्लोक भी लिख लिया, तो ये क्वेश्चन अब हमारा अवेयरनेस से सही हो रहा है कि सावादाता बस्ती प्रणेता है। रेफरेंस वही है, चरक सिद्धि 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। फिर और चक्रवाणी के अनुसार मतानुसार मानसो सोदस अनुसृत किसका एक लक्षण है? विषम ज्वर का। ये अन्य दुष्क का है, नया है, याद रखना है अपन को। फिर और अष्टांग हृदय में जो है वो अरिष्ट का वर्णन कहाँ किया गया? अष्टांग हृदय सारी स्थान में। तो अष्टांग हृदय कहते हैं जीना यहाँ, मरना यहाँ, यानी जहाँ पर वो शरीर की उत्पत्ति बताई वहीं शरीर का अंत बताया। तो अंतिम छह छह सारी स्थान में टोटल 6 चैप्टर हैं। तो 5वां 6वां चैप्टर जो है वो उसमें अरिष्ट का वर्णन है, तो यहाँ पर 6वां है ही नहीं है, तो 5वां आंसर है। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? तो ये तो फेवरेट बुक है, सभी को मालूम है, वरदराज। एक प्रकार वरदराज जो है मुंबई का डॉन था, उसके कारण पलायन करके लोग इंदौर आ गए थे। इतना बड़ा डॉन था, मतलब वहाँ के व्यापारी उससे डरते थे। इंदौर मिनी मुंबई इसलिए कहलाता है क्योंकि मुंबई के लोग इंदौर शिफ्ट हो गए थे, वहां पर उसके पीछे कारण था डॉन वरदराज। यहाँ वो वरदराज नहीं है, ये वरदराज दूसरे हैं जिनने लिखी है। लेकिन कोई ना कोई शब्द किसी से जुड़ा रहता है, आपके मोहल्ले में कोई रहता है तो आपको याद हो जाता है। वैसे ही वरदराज नहीं भूलने वाली चीज है, लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज ने लिखी है। फिर आओ सुश्रुत अनुसार उदावर्त, ये वेग धारण के नहीं पूछ रहे हैं, उदावर्त का पूछ रहे हैं कि उदावर्त में किससे क्या है। उदावर्त के लक्षण थोड़े वेग धारण से अलग हैं, है ना, वहां पर अलग बताए गए हैं। यहाँ पर जो मैच कर रहा है वो है सी, पहले का जो है बी है मध्यस्थता में, दूसरे का आंसू के रोकने से पीनस हो जाता है। सुश्रुत में आता भी है अश्रु वेग, पीनस अपीनस में। इसके अलावा तीसरे का ये है बात का अवरोध करने से। वेग धारण उदीरण प्रतिशय की संप्राप्ति में आता है। और चौथे का है ई, और कुष्ठ और सर्दी के वेग रोकने से दो शाखाओं में पहुंच जाएंगी, तो कुष्ठ होगा, और क्षुधा के रोकने से तंद्रा। ये आंसर इसका सही है। सुश्रुत में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, सुश्रुत उत्तर तंत्र में 55वां अध्याय है उदावर्त का, 7 से 16 श्लोक आपको देखने पड़ेंगे। फिर आओ बागवट के अनुसार मुख ढका श्वास में विष्ठा के समान गंध आना। तो विष्ठा के समान गंध आना तो वो तो पुरुष के बिना नहीं हो सकती, पुरुषज क्रमी जब होते हैं तब होता है, पुरुषज क्रमी इसका आंसर है। अष्टांग हृदय निदान में जब हम पढ़ते हैं क्रमी वाला चैप्टर, वहाँ पर ये लिखा है। तो कुल मिला के जब जैसे जैसे हम पेपर लगाते जाते हैं तो हमको जो पेपर्स में क्वेश्चंस मिलते हैं उनको गौर करते रहना, वो वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे रिपीट होते हैं।